नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी खबरें क्या हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कोरोनिल के दवा होने का प्रमाण पेश किया है। अब ये इम्यूनिटी बूस्टर है या फिर दवा, आज आयुर्वेद का पूरा विज्ञान समझाएंगे। एक तरह से कहें तो कोरोना की दवाई आ गई है, लेकिन ढिलाई भी हर तरफ से दिख रही है। टेस्ट कम होने लगे हैं और केस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में हमारे लिए समझना जरूरी है कि कोरोना अब कितना बड़ा खतरा बन सकता है। आज आपको यह भी बताएंगे कि किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला है और इस मास्टर स्ट्रोक को लेकर सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान क्या कह रहे हैं। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि किसानों के मन में डर बैठाया जा रहा है और देश की तमाम डेयरियों के जरिए इस डर की असलियत देखेंगे। जहां एमएसपी न होने के बावजूद किसान खुशहाल है। गलवान घाटी में हुई खूनी लड़ाई पर चीन ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और अपने 4 सैनिकों की मौत कबूल की है, लेकिन चीन ने 40 सैनिकों की लाशें कहां छिपा रखी हैं, ये भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले फिक्र देश की सीमा की। पूर्वी लद्दाख में 9 महीने बाद गतिरोध टूटा है और कल भारत चीन की सेना के बीच 10वीं कोर कमांडर लेवल की मीटिंग होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि उत्तरी और दक्षिणी पैंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाने के 48 घंटे के अंदर 10वीं कमांडर लेवल की मीटिंग होगी और माना जा रहा है कि पहला चरण पूरा होने के बाद मीटिंग के लिए कल का समय तय किया गया है। शनिवार को 10वीं कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में पैंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट पूरा होने जाने की समीक्षा की जाएगी। यह मीटिंग पिछली बार की तरह मोल्दो में होनी है, जिसमें भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन शामिल होंगे और चीन की ओर से मेजर जनरल लिन लियू होंगे। भारत और चीन के बीच 11 फरवरी को डिसएंगेजमेंट का फैसला हुआ था और चीन ने इसमें पूरी तेजी दिखाई, लेकिन भारतीय सेना ने गलवान घाटी में चीन को जो सबक सिखाया उसे याद करने में बीजिंग को अभी तक शर्म आ रही है। चीन ने पहली बार माना कि गलवान की लड़ाई में उसके सैनिक मारे गए, लेकिन 8 महीने में भी ये गिनती 4 के आगे नहीं बढ़ पाई। गलवान घाटी में हुई लड़ाई के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने सैनिकों की लाशें गिनते गिनते थक गए और आखिर 8 महीने में उनकी गिनती 4 तक ही पहुंची है। 8 महीने की गिनती के बाद दुनिया के डिप्टी सुपर पावर के हलक से 5 सैनिकों के नाम निकले हैं, जिनमें से 4 गलवान की लड़ाई में मारे गए और 1 जिंदा बच निकला था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ये 5 जवान हैं। PLA के शिनजियांग सेना कमान का रेजिमेंटल कमांडर कुई फबाओ और उसकी टुकड़ी में तैनात सिपाही चेन होंगजून, शियाओ सियून, चेन जियांगरांग, वांग जुरान, जिनको गलवान का शूरवीर मानकर चीन ने सम्मान दिया है। यह बात अलग है कि ड्रैगन लैंड के शासक को अपनी यही गिनती 4 से 45 तक ले जानी है, क्योंकि गलवान की लड़ाई में उसका सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा झूठा है और चीन ये राज खोले ना खोले TV9 भारतवर्ष पहले ही खोल चुका है। PLA की शिनजियांग सेना कमान के जिस रेजिमेंटल कमांडर कुई फबाओ की मौत को चीन अब शहादत का दर्जा दे रहा है, TV9 भारतवर्ष पहले ही उसकी कब्र दिखा चुका है। देखिए, ये 19 साल के चेन जियांगरोंग की कब्र है, जो 15 जून को गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में मारा गया। TV9 भारतवर्ष के हाथ इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर लगी। इसके बाद हमने मजार पर लिखी चीनी भाषा का एक सॉफ्टवेयर के जरिए अंग्रेजी अनुवाद किया, तो पता चला ये कब्र गलवान में मारे गए चीनी सैनिक चेन जियांगरोंग की है, जो 69316 यूनिट में तैनात था। चीन के जिस कमांडर की एक कब्र है, जिसकी बेकदरी देखकर चीन की जनता अंदर ही अंदर रोती रही, खून के घूंट पीती रही और चीन ने अब जाकर उसे शहीद का दर्जा दिया और हीरो रेजिमेंटल कमांडर फॉर डिफेंडिंग द बॉर्डर का तमगा दिया। आज जो उन्होंने माना है उससे यह साबित होता है कि कोई ना कोई प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर चाइना के ऊपर पड़ा है, जिससे उसको मानना पड़ा कि गलवान में उसकी कैजुअल्टीज भी हुई थी। उसने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया और भारत सेना के भी 20 आदमी शहीद हुए, उनके शायद 40 शहीद हुए। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर गलवान की लड़ाई में अपने सैनिकों के मारे जाने की सच्चाई कबूली, लेकिन यह सच्चाई का भी अंश मात्र है। चीन भले ही दावा कर रहा है कि उसके सिर्फ 4 सैनिक ढेर हुए, लेकिन TV9 भारतवर्ष उसके 36 सैनिकों की कब्र दिखा चुका है, जो गलवान की लड़ाई में मारे गए थे, जबकि चीन ने बाकी सैनिकों की कब्र कहां पर छिपा रखी है, ये किसी को नहीं पता।
गलवान घाटी में 15-16 जून की रात हुई झड़प में चीन के 36 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उन सैनिकों की कब्रगाह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। यहाँ एक लाइन से 36 चीनी सैनिकों की कब्रें दिखाई पड़ रही हैं। सभी की कब्र पर काला पत्थर यानी ब्लैक मार्बल लगा है और सैनिकों के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। गलवान घाटी में चीन की चींटी सेना को हिंदुस्तानी शूरवीरों के हाथे रौंदने के कई और साक्ष्य हैं, जिस पर चीन ने चुप्पी साध कर अपने सबसे बड़े जख्म को झूठ के मुलम्मे में ढक लिया। अब वो उतर गया है। चीन ने 4 सैनिकों का नाम जारी करते हुए बेहद बेशर्मी से दलील दी है कि उसने अपने सैनिकों की मौतों की संख्या अब तक इसलिए छिपाई रखी क्योंकि 45 साल बाद इस सबसे खूनी संघर्ष में भारत के ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी और ये सुनकर भारत शर्मिंदा हो जाता। जबकि सच्चाई तो ये है कि दुनिया के सामने चीन को कबूल करना ही होगा कि गलवान की गुस्ताखी उस पर डबल भारी पड़ी थी, जिनकी गिनती में शी जिनपिंग पानी पानी होते रहे और बहुत मुमकिन है कि अपने जवानों की पूरी गिनती करने में चीन के शासक की पूरी जिंदगी ही गुजर जाए। वैसे चीन की सेना ने में 62 की लड़ाई का जो गुरूर था वो चकनाचूर हो चुका है और इसी के साथ डिप्टी सुपर पावर शी जिनपिंग का सुपर पावर बनने का सपना भी चूर-चूर हो चुका है। लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा से पीछे भाग रहा चीन अब भी अपनी इज्जत बचाने में जुटा हुआ है। चीन ने 10वें कमांडर लेवल मीटिंग से पहले गलवान घाटी में की लड़ाई की झूठी कहानी सुनाई और इसके 2 वीडियो जारी किए हैं। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने यह पहला वीडियो जारी किया है जिसमें गलवान की लड़ाई की झूठी कहानी सुनाई गई है। चीन ने बकायदा टाइमलाइन जारी कर दावा किया है कि भारतीय सेना ने चीन की सीमा में घुसपैठ की और इसमें भारतीय सेना कामयाब नहीं हो सकी। यह वीडियो मैंडरिन में है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और इस दूसरे वीडियो में गलवान में 15-16 जून को हुई लड़ाई दिखाई गई है। इसमें चीन की सेना ने यह दिखाने की कोशिश की कि भारत की सेना कैसे आक्रामकता दिखा रही है और इस वीडियो में उसने पहली बार अपने 4 सैनिकों के चेहरे दिखाए हैं जो गलवान घाटी में मारे गए हैं। ये बात अलग है कि चीन को अभी 40 और लाशें गिनानी है जिसे भारत के जवानों ने गलवान में बिछा दी थी। अब आपको दिखाते हैं कि चीन ने अपनी कहानी का झूठ कैसे खुद ही बेपर्दा कर दिया। खुद देखें आप। चीन की भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने 8 महीने बाद गलवान घाटी की लड़ाई पर यह एक लेख छापा है और LAC क्रॉस करने की एक झूठी कहानी सुनाई है। एक तरह से चीन ने ही ये टाइमलाइन जारी की है और एक धुंधली सी सैटेलाइट तस्वीर दिखाकर जो झूठी कहानी सुनाई है वो कुछ यूं है। अप्रैल 2020 में पहले विदेशी सेना ने गलवान घाटी में घुसपैठ की थी और तंबू लगाकर सैनिकों को तैनात कर दिया था। इसके बाद 15 जून को विदेशी सैनिकों ने फिर से नियंत्रण रेखा पार की और चीन के सैनिकों पर हमला कर दिया। मामला सुलझाने के लिए चीन के 2 सेना अधिकारी आगे आए तो विदेशी सैनिकों ने उनकी पिटाई कर दी और भगा दिया। इसके बाद शिनजियांग सेना कमान के रेजिमेंटल कमांडर क्वी फबाओ ने एक टुकड़ी को तैयार किया और समझौते के लिए आगे बढ़े। लेकिन विदेशी सेना के अवैध कब्जे को हटाने में उन्हें तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। दुश्मन सैनिक ने स्टील के रॉड, लाठी और पत्थरों से हमला किया। तभी रीइंफोर्समेंट टीम समय से पहुंच गई और बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मनों को वहां से भगा दिया। विदेशी दुश्मन इस लड़ाई में बुरी तरह से परास्त हुए। कई दुश्मन घायल हुए और कई मारे गए। चीन की पीपल्स डेली ने भारतीय सेना का नाम न लेकर भारतीय सेना को विदेशी दुश्मन कहा है और झूठ की झड़ी लगा दी है। लेकिन इस झूठ में से ही वो सच्चाई भी निकल आई है जो चीन को शर्मसार कर देने के लिए काफी है। चीन ने गलवान की लड़ाई वीडियो में क्वी फबाओ क्या कह रहा है ये देख लीजिए। सुना आपने 20 सेकंड की इस वीडियो में चीन की सेना का कमांडर क्वी फबाओ 20 बार बोल रहा है कि दूर चले जाओ, जबकि वो भारत की जमीन पर खड़ा है।
चीन का सैनिक धमका रहा है और भारतीय सेना उसे समझा रही है कि अगर ये एरिया डिस्प्यूटेड होता तो हम यहाँ से तुरंत चले जाते। चीन का ही वीडियो बताता है कि गलवान घाटी में वो ही हुआ जो चीन की सेना चाहती थी। भारतीय क्षेत्र से चीन की सेना हटने को जब तैयार नहीं हुई तो भारतीय सैनिकों ने उनसे आंख में आंख डालकर बात की और छठी का दूध याद दिला दिया। भारत उन 20 जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने गलवान घाटी में चीन के सैनिकों से सीधा मोर्चा लिया और वर्षों से सलामी स्लाइसिंग करते आए चीनियों को रिवर्स गियर में आने पर मजबूर कर दिया और 1962 की जीत के गुरूर में जी रहे चीन को उसकी जगह दिखा दिया। लेकिन फिक्र यह है कि एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों ही सीमा को अशांत बनाने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने आज एक बार फिर घाटी में खून खराबा किया है। श्रीनगर में आज एक आतंकवादी ने पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। यह घटना बागत एरिया की है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरी घटना जब सीसीटीवी में कैद हुई तो इससे साफ होता है किस तरीके से, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कावर्ड तरीके से, यह घटना को अंजाम दिया गया। इस वारदात में ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और कांस्टेबल सुहेल अहमद शहीद हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद आतंकियों ने कायरता की सारी सीमाएं पार कर दी और पीठ में गोली मार के भाग गए। लेकिन उसे यह समझ लेना चाहिए कि अब उसकी बारी है। घाटी में सक्रिय ऐसे लोगों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है और यहां पर बड़ी बात यह है कि ये जिस आतंकी ने घटना को अंजाम दिया उसमें पाकिस्तानी आतंकी के साथ लोकल टेररिस्ट इन्वॉल्व था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कृष्ण ढाबा पर फायरिंग करने वाले आतंकियों में से 48 घंटे के अंदर बदला ले लिया है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये तीनों मुस्लिम जांबाज फोर्स से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पहले इन्हें सरेंडर को करने कहा लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया तो इन्हें मार गिराया गया। शी जिनपिंग को देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी सबक लेना चाहिए और आतंक को प्रायोजित करना बंद कर देना चाहिए। भारत दोनों ही मोर्चों पर मजबूती से डटा हुआ है और दोनों मोर्चों पर हो रही कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की ओर आंख उठाने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब बात ग्लोबल कोरोना विलन चीन की बांटी हुई महामारी की, क्योंकि इस वक्त हम नहीं बल्कि सरकारें भी इस महामारी से बेफिक्र होने लगी हैं और कोरोना के नए स्ट्रेन के साथ साथ इसका ग्राफ एक बार फिर डराने लगा है। कोरोना का गिरता हुआ ग्राफ एक बार फिर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये पूरे देश की चिंता कैसे बढ़ा रहा है इसे आंकड़ों में देखिए। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भले ही मामूली वृद्धि दर्ज की गई हो, लेकिन जिस तरह बीते कई दिनों से लगातार कोरोना केस में गिरावट हो रही थी उसके बीच 3 दिनों से लगातार हो रही है बढ़ोतरी किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। देश में गुरुवार को 13,239 नए मामले सामने आए, जो पिछले 21 दिनों में सबसे ज्यादा है। 30 जनवरी के बाद यह पहली बार है कि एक दिन में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 13,000 के पार है। इस बीच आज कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर आई और वो खबर है कोरोना के इलाज से जुड़ी, कोरोना के खिलाफ दवा का ऐलान से जुड़ी हुई है। आज योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना के खिलाफ दवा रीलॉन्च की जिसका नाम है कोरोनिल। ये वही दवा है जो पिछले साल जून में बड़े जोर शोर के साथ लॉन्च हुई थी, लेकिन तब इसे कोरोना की दवा बताने के दावे के चलते विवादों में घिर गई थी। ऐसे में सबके दिमाग में सवाल यह उठ रहा है कि आज एक बार फिर इसे क्यों कोरोना की दवा कहकर लॉन्च किया गया। आखिर 9 महीने में ऐसा क्या बदल गया जिसके चलते कोरोनिल से कोरोना के इलाज का दावा फिर किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। स्वामी रामदेव ने आज एक बार फिर कोरोना की दवा का दावा किया। दो केंद्रीय मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में कोरोना की दवा कोरोनिल फिर से लॉन्च कर दी। दावा किया कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस दवा को आयुष मंत्रालय ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कोविड-19 में सहायक उपाय के रूप में मान्यता दी है। मतलब इसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज में किया जा सकता है। यह दवा WHO से सर्टिफाइड है और कोविड-19 का मुकाबला करने वाली पहली एविडेंस बेस्ड दवा है। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से COPP यानी सर्टिफिकेट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मिल चुका है और COPP के तहत कोरोनिल को 158 देशों में निर्यात किया जा सकता है।
बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है। आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है और कोरोना जैसी कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर भी एक प्रामाणिक कार्य किया है। फिर हमने कोरोनिल बनाया और कोरोनिल के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। उसमें 16 रिसर्च पेपर पाइपलाइन में है। स्वामी रामदेव के मुताबिक अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसके उपचार में कोरोनिल का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में यह बात आ रही है कि पिछले साल जून में भी स्वामी रामदेव ने कोरोनिल नाम की दवा लॉन्च की थी, तो अब नया क्या है? अब जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे क्या बदलाव होगा? इससे बदलाव ये होगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कुछ लोग बेचारे कंफ्यूजन में आ जाते थे कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है कि दवाई है, तो ये कोरोना की दवाई है। ये कोरोना की दवा है पूरे ठोक बजा करके तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ। दरअसल स्वामी रामदेव ने पिछले साल 23 जून को भी कोरोनिल नाम से दवा लॉन्च की थी। तब भी कोरोनिल को कोरोना की दवा बताया था, लेकिन दवा लॉन्च होते ही विवादों में आ गई थी। आयुष मंत्रालय ने इसे कोरोना की दवा के रूप में बेचने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इसे बतौर इम्यूनिटी बूस्टर बेचा जा रहा था। लेकिन अब इसे कोविड-19 के सहायक उपाय के तौर पर मंजूर किए जाने का दावा हुआ है। पहले दरअसल हमने जब कोरोनिल बनाई तो हमने इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इसको लाइसेंस दिया गया था बनाने के लिए, और बनाने के बाद हमने कोरोना के ऊपर रिसर्च कर दी। उसके सारे जो ड्रग डिस्कवरी के पैरामीटर्स हैं, माने सेलन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, सारी ड्रग डिस्कवरी को पूरा का पूरा हमने इसके साथ में जोड़ दिया था। तो पहले उसके साथ जुड़ा हुआ था जो ड्रग ऑफिसर जो दवा बनाने का लाइसेंस देता, उसमें लिखा हुआ था इम्यूनोबिस्टर। अब उसमें आ गया कोरोना की दवाई, बस ये अंतर हो गया, लेकिन चीज वही है, काम वही करी और किया है। देखो तो ये बेहतर ही हुआ ना कि अब रिसर्च के साथ आए तो लोगों को और विश्वास होगा। रिसर्च तो पहले ही हो गया था। उसको खाली पेपर पर लाने के लिए इतनी एक्सरसाइज करने में इतना समय लग गया। स्वामी रामदेव के मुताबिक ये कोरोनिल वही दवा है जो पिछले साल लॉन्च हुई थी, तब उसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर लाइसेंस मिला था। लेकिन उसके बाद कोरोनिल का कोरोना मरीजों पर जो ट्रायल हुआ, उसके आंकड़े देखकर अब आयुष मंत्रालय की ओर से इसे कोविड-19 में सहायक उपाय के रूप में मान्यता मिल गई है। मतलब इसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज के दौरान किया जा सकता है। इस हिसाब से ये इकलौती आयुर्वेदिक दवा है जो कोरोना के इलाज में हो सकती है इस्तेमाल, ठीक उसी तरह जैसे जरूरत पड़ने पर फेविपिरावीर, रेमडेसिविर या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल होता है। ऐसे में एक और दवा आ जाने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दवा हो या फिर वैक्सीन, कोई भी जादू की छड़ी का काम नहीं करेगी, इसीलिए सावधानी में ही बचाव है। लेकिन बहुत सारे लोग अब सावधानियों को भूलने लगे हैं, बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र और केरल में ये वो 2 राज्य हैं जिन्होंने पूरे देश की चिंता बढ़ा रखी है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस से जुड़े जितने भी नए मामले आ रहे हैं उनमें 75% से ज़्यादा केरल और महाराष्ट्र से हैं। अभी अभी जानकारी मिली है कि पुणे में 1000 से ज़्यादा कोविड केसेस एक दिन में आए। महाराष्ट्र में तो हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि लॉकडाउन लौटने लगा है। अमरावती में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। यवतमाल में नाइट कर्फ्यू समेत कड़ी पाबंदियां लागू हो गई और मुंबई में भी ज्यादा सख्ती बरती जाने लगी है ताकि फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत आए। लॉकडाउन की ये तस्वीरें शायद ही कोई भूला होगा। सड़कों पर सन्नाटा था, लोग घरों में कैद थे, हर दर पर, हर दरवाजे पर ताला था। लॉकडाउन की ये तस्वीरें हम हर उस शख्स को दिखा रहे हैं जो कोरोना को हल्के में लेने लगा है, ये मानने लगा है कि कोरोना खत्म होने लगा है। तो फिर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की क्या ज़रूरत? इसलिए उन्हें लॉकडाउन के दिनों की याद दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लापरवाह लोगों की वजह से देश में लॉकडाउन फिर से लौटने लगा है। अमरावती में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तो यवतमाल में नाइट कर्फ्यू के साथ फिर से सख्त प्रतिबंधों की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात से पूरे देश के माथे पर चिंता की लकीरें क्यों उभर आई हैं, जरा वो समझिए।
गुरुवार को जब पूरे देश में कोरोना संक्रमण के 13,239 नए मामले मिले तो उनमें से 5,427 केस सिर्फ महाराष्ट्र में ही मिले। मतलब देश भर में जितने नए केस आए उसमें करीब 41% अकेले महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के संक्रमण से कभी कोरोना का एपिसेंटर रही मायानगरी मुंबई भी अछूती नहीं है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की तरह मुंबई में भी कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। बीते 7 दिनों में अकेले मुंबई में ही 4,184 नए केस सामने आ चुके हैं। मुंबई में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि बीएमसी एक बार फिर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ये सख्ती इसीलिए क्योंकि संक्रमण बढ़ने की बड़ी वजह है लापरवाही, मास्क न लगाना, एहतियात नहीं बरतना, जिसके कारण हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए लोकल में सफर करने वाले यात्रियों पर नजर रखने के लिए 300 क्लीन अप मार्शल तैयार किए गए। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने वालों को पकड़ने के लिए पूरे मुंबई में क्लीन अप मार्शल्स की संख्या 2,400 से बढ़ाकर 4,800 यानी दोगुनी कर दी गई। मुंबई पुलिस को भी मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दे दिया गया है। लेकिन मास्क न पहनने वालों में कोई फाइन देता है तो कोई बहाने बनाता है तो कोई बहस करने लगता है। इसलिए अब मार्शल पहले तस्वीर खींचते हैं तब फाइन लगाते हैं। आप मास्क पहनकर यहाँ नहीं आए? ये मास्क ही है। तो फिर चालान क्यों कटाया? सॉरी। आपकी तस्वीर दिखाई है इन्होंने सर, जिम्मेदार नागरिक है, आपकी तस्वीर दिखाई दे रहे सर। इनकी फोटो खींची थी आपने? हाँ। मास्क नहीं पहना था? हाँ, मास्क नहीं पहना था। इस बात को कबूला था कि मास्क नहीं पहना है? नहीं कबूला था। कितने रुपए का चालान कटाया? 200 रुपीज़ का। तो ऐसे सुबह से और लोग मिल रहे हैं आप? हाँ, बहुत सारे लोग हैं कि मास्क पहनते ही नहीं है। देखिए यहाँ पर एक और महिला को पकड़ा गया है, मास्क नहीं पहनी है, क्लियर तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। मास्क क्यों नहीं पहना आप? मास्क पहनना चाहिए ना। मास्क गिर गया। मास्क गिर गया आपका। देखिए तो इनका भी चालान यहाँ पर कट रहा है लगातार। सीएसटी स्टेशन पर इसी तरह से हम कहें तो क्लीन अप मार्शल्स जो हैं वो तैनात है, चालान काटा जा रहा है। सिर्फ चालान नहीं काटा जा रहा है, देखिए उनको एक मास्क भी दिया गया है। मास्क क्लीन अप मार्शल्स की ओर से दिया गया है, मास्क पहनकर वो यहाँ से जा रही हैं। तो कुल मिलाकर अब मुंबई में सख्ती और बढ़ती जा रही है और मुंबईकरों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी लोग मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं और हमें भी अपना सहयोग कहीं ना कहीं इसमें देना है। तो आप भी जागरूक रहिए, जहां भी जाते हैं मास्क जरूर लगाइए। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बीएमसी कई और कदम भी उठा रही है। जैसे अगर किसी इमारत में कोरोना के 5 से अधिक मरीज पाए जाते हैं तो उस इमारत को सील कर दिया जाएगा। होम क्वारंटीन किए गए लोगों के हाथ पर मोहर लगाई जाएगी। शादी या किसी अन्य समारोह के लिए 50 लोगों की उपस्थिति की सीमा तय की गई है। टीसी जो है वो भी जगह जगह पर चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब मुंबई में इस बात की हम कह सकते हैं अधिकार जो है वो दे दिया गया है कि अगर क्लीन अप मार्शल कहीं पर नहीं है तो मुंबई पुलिस भी कठोर कार्रवाई लोगों पर कर सकती है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों में एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है और वो ये कि स्लम एरिया की जगह कोरोना के नए केस हाउसिंग सोसाइटीज और अपार्टमेंट से ज्यादा आ रहे हैं। मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगड़े भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य मंत्री बच्चू कडू को दोबारा कोरोना हो गया है। खबर है कि महाराष्ट्र में स्कूल कॉलेज भी शायद खुलने वाले हैं या इम्तिहान होने वाले हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा किस तरीके से वो कराए जाएं। आम हो या खास, गरीब हो या अमीर, जिस तरह कोरोना पहले लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था उसी तरह अब भी चपेट में ले रहा है और एक बार फिर से रफ्तार पकड़ती दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क पहनना अब बोझ लगने लगा है और ये लापरवाही कमजोर होते कोरोना को फिर से कहर बरपाने की शक्ति दे सकती है। वैसे ढिलाई सरकार और प्रशासन के मोर्चे पर भी हो रही है। कई जगहों पर टेस्टिंग कम हो गई है, इसी वजह से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे कोरोना से सबसे प्रभावित और इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की वजह बने महाराष्ट्र की बात करें तो वहां टेस्टिंग अपने पीक से 50% घट गई, जिसका नतीजा हमें कोरोना केस में 69% की बढ़ोतरी में दिख रहा है। पंजाब में टेस्टिंग 35% कम हो गई है और संक्रमण के मामलों में 43% का इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में टेस्टिंग की रफ्तार 19% कम आने से कोरोना के केस में
32% की वृद्धि हुई है। देश में जिस तरह कोरोना कमजोर हुआ है उसमें बहुत अहम रोल कोविड टेस्टिंग और ट्रेसिंग का रहा है, जिसकी बदौलत वक्त पर संक्रमितों की पहचान करके कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाबी मिली। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर अगर टेस्टिंग को कम किया गया तो संक्रमण के मामले बढ़ने लगेंगे। इसलिए कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो सरकार को टेस्टिंग और ट्रेसिंग से लेकर ट्रीटमेंट तक किसी भी मोर्चे पर कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और आम लोगों को भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। SMS फॉर्मूले यानी सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना होगा। कोरोना के बाद फिक्र देश के किसानों की। आज किसान आंदोलन का 86वां दिन है और अभी भी दिल्ली से अलग अलग बॉर्डर पर किसान नेताओं का विरोध जारी है। इनकी जिद है कि वो 3 कानून को रद्द करवा कर ही वापस लौटेंगे। लिहाजा सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोध जारी है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब देश के लाखों किसानों के खाते में MSP का पैसा ऑनलाइन आएगा और मंडियों के आड़तियों को इससे दूर रखा जाएगा। सरकार का यह आदेश सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में लागू होगा। यह फैसला कई दशकों से जारी सिस्टम से ठीक उलट है, जिसमें आड़तियों और बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं है। एक्सपर्ट इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। कैसे, आप खुद देखिए। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 महीनों से किसानों का डेरा लगा है। कई हजार ट्रैक्टर, हजारों हजार टेंट, कनात, मसाज सेंटर, CCTV और 24 घंटे चलने वाला लंगर लगा है और भी ना जाने क्या क्या, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तो सिंगू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा के किसानों का सिंगू विलेज तक कहलाने लगा है। कहते हैं कि इस पूरे तामझाम के पीछे पंजाब और हरियाणा के मंडियों के आड़तियों का बड़ा समर्थन है। आंदोलन को जारी रखने के लिए दोनों प्रदेशों के आड़तिये ही बैकअप बने हुए हैं, ताकि नए कानून से उनकी दुकानदारी बंद ना हो, मंडी फीस और कमीशन मिलती रहे। लेकिन अब आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। फसलों की सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने और किसानों को मंडियों के आड़तियों से मुक्त कराने का फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार पूरे देश में MSP का भुगतान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से लागू करने जा रही है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा से ही की है। केंद्र ने दोनों राज्यों की सरकारों से किसानों को ऑनलाइन MSP भुगतान करने का निर्देश दिया है। मंडियों का ई-नाम के साथ इंटीग्रेशन सुनिश्चित करने का भी फैसला सरकार ने लिया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक मंडी के माध्यम से पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और किसानों को सही मूल्य मिले अपनी उपज का, अपने उत्पादन का, ये सुनिश्चित किया जा सके। सरकार इसे मिशन मोड में लागू करने के मोड में है। केंद्र ने अगले सीजन से ही गेहूं की खरीद का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में करने को कहा है, ताकि पंजाब हरियाणा में MSP का पैसा सरकारी एजेंसी के जरिए सीधे किसानों के खाते में जाए। कोई बिचौलिया ना हो, कोई कट और कोई कमीशन ना हो और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा सही मायनों में 100% लागू हो जाए। भारत सरकार का यह निर्णय कि FCI की जो खरीद होगी उसका पेमेंट डायरेक्ट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में जाएगा और जो अभी तक बिचौलियों के माध्यम से किसानों को पेमेंट किया जाता था वो नहीं होगा, सीधा किसानों के खाते में जाएगा। मेरे हिसाब से ये स्वतंत्र भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है, जो किसानों को फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ेगा, किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगा। जाहिर है सरकार इसकी तैयारी भी पहले से कर रही होगी, क्योंकि पिछले 5 दशक से सरकारी एजेंसियां दोनों प्रदेशों में आड़तियों के जरिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती रही हैं और आड़तियों के जरिए ही पैसे का भुगतान भी करती रही हैं। लेकिन अब अगर पंजाब और हरियाणा में MSP का भुगतान किसानों को ऑनलाइन होने लगेगा तो खरीद में हो रही धांधली रुक जाएगी। जितना भी प्रोक्योरमेंट में घपले होते थे उन पे काफी हद तक लगाम लगेगी। जो बिचौलिए अभी तक किसानों का पैसा रख लेते थे और किश्तों में देते थे, किसानों को अपने ऊपर निर्भर रखते थे, उसकी समाप्ति होगी।
मुझे लगता है इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से सुधरेगी। किसान सीधे बाजार से जुड़ पाएगा। अब उसके पैसे पे किसी और का हक नहीं होगा, वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आड़तिये जो मंडी समितियों में किसानों को फसल बेचने में खुद को मददगार बताते हैं, इसके बदले में एक तय कमीशन किसानों से लेते हैं। पंजाब में ऐसे आड़तियों की संख्या 29,000 है। किसान मंडियों के भीतर इन्हीं आड़तियों के पास अपनी उपज लेकर जाता है और सरकारी एजेंसियां वो उपज आड़तियों से खरीदती हैं, जिसकी पेमेंट आड़तियों के बैंक खातों में ही भेजी जाती है और जिसे वो किसानों को देता है। हालांकि इसके बदले वो फसल पर एमएसपी का लगभग 2.5% बतौर कमीशन लेता है। पिछले साल अकेले पंजाब हरियाणा में ही आड़तियों ने कमीशन से 2,000 करोड़ रुपए के आसपास कमाई की। कमीशन की यह रकम बहुत बड़ी है। फसल के बदले पैसा सीधे किसानों को ही नहीं, आड़तियों को मिलता है। मंडियों में फसल बेचने के सिस्टम में राज्य सरकारों को भी फायदा होता है। वैसे तो राज्य सरकारें सीधे कोई दखल नहीं देती, लेकिन इनके जरिए उसकी कमाई के रास्ते जरूर बनते हैं। मंडी समितियों से राज्य सरकारें मंडी फीस, सेस और लेवी वसूलती हैं। अगर पंजाब की बात करें तो वहां मंडी फीस के अलावा रूरल डेवलपमेंट सेस भी लिया जाता है। ये धान और गेहूं पर 6%, बासमती पर 4% और कॉटन मक्का पर 2% होता है। इससे सरकार को 3,500 से 3,600 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। ये सभी रकम किसानों को सरकारी एजेंसी से मिले एमएसपी से ही देनी पड़ती है। मतलब किसानों को डबल झटका लगता है। आने वाले समय में अब राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो कितना जल्दी इस सिस्टम को लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारें और लोकल पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि बिचौलियों के माध्यम से ही काम हो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बिचौलियों की कमीशन से पॉलिटिकल फंडिंग में होता है, ना कि किसान को उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने में। ऐसे में किसानों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में डायरेक्ट एमएसपी का भुगतान आड़तियों पर भारी पड़ेगा। हालांकि इस फैसले से एक बात तो तय है कि एमएसपी खत्म करने की बात प्रोपेगेंडा है और यह आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को दिया जाएगा, आड़तियों को नहीं, क्योंकि एमएसपी के साथ ही किसानों के विरोध की दूसरी बड़ी वजह कमीशन एजेंट यानी आड़तिये ही है। यही वजह है कि वो अभी से विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जिम्मेदार को कोई आपत्ति नहीं है। जिम्मेदार कहता है मेरा आड़ती के थ्रू आए तो आड़ती के थ्रू आ जाए। जिम्मेदार कोई नहीं कहता जी पैसा डायरेक्ट आना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट पर आड़तियों के साथ ही सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के भी अजीबोगरीब तर्क हैं। हमको तो आड़ती तक मतलब है, हमको काउंटर का मतलब नहीं, हमको तो आड़ती के बगैर तो काम चलेगा नहीं। पहले भी सीधा मिलता है जी, आड़ती सीधा अकाउंट में डाल देती है। अब तक पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान की सरकारी खरीद में आड़तियों का दबदबा है। ये दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान भी जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आड़तियों को एमएसपी से ही कमीशन मिलता है, लेकिन इनका सिंडिकेट इतना बड़ा है कि मुंह नहीं खुलता। सरकार इसी सिंडिकेट को ऑनलाइन पेमेंट से खत्म करने वाली है। हमने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले से जुड़े हर पक्ष से बात की, चाहे वो पंजाब के किसान नेता हो या हरियाणा के, चाहे वो पंजाब सरकार के मंत्री हो या हरियाणा के। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने आज दिन भर आड़तियों से लेकर सरकार तक सबसे बात की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, ताकि आपको हर पक्ष की बात सामने लाके दिखाई पाए। लेकिन पंजाब से लेकर सिंघू बॉर्डर तक कोई भी किसान नेता, मंत्री, अधिकारी या आड़तिया कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं। किसानों के हित की बात करने वाले किसानों के हक की खबर पर चुप क्यों है, ये मुश्किल है समझना। लेकिन गलत और सही का फैसला हम देश की जनता पर छोड़ते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। गलवान कांड पर चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो, जून 2020 को हुई झड़प का वीडियो जारी किया। चीन का दावा, 4 सैनिकों की हुई मौत। श्रीनगर टेरर अटैक में 2 पुलिस जवान शहीद, हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। उन्नाव कांड पर बड़ा खुलासा, कीटनाशक दवा लेकर लड़कियों को मार डाला, प्रेम संबंध से इनकार पर हत्या, मुख्य आरोपी विनय ने जुर्म कबूला। टूल किट केस में दिशा रवि को बड़ा झटका, कोर्ट ने 3 दिन बढ़ाई न्यायिक हिरासत, पुलिस ने कहा पूछताछ में कर रही है आनाकानी। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा डोज हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा चुकी है। इसके साथ ही भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था और जिन्हें पहली डोज लग चुकी थी उन्हें 13 फरवरी से दूसरी डोज लगना शुरू हो गई है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने बच्चों के लिए स्पेशल कोविड-19 वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लंदन में इसके ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। कुल 300 बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनकी उम्र 6 से 17 साल के बीच है। ITV.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल शनिवार को शुरू हुआ। शुरुआत में 240 बच्चों को वैक्सीन डोज दिए गए हैं। भारतीय बाजारों में FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारी निवेश किया है। ये आंकड़ा 15 फरवरी तक 33.8 अरब डॉलर यानी करीब 2.45 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। ये 2014-15 में 45.7 अरब डॉलर के निवेश के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास फैक्ट्री और घर बनाने के लिए लोगों को एक और मौका मिलने जा रहा है। यमुना प्राधिकरण की आवासीय और औद्योगिक प्लॉट की योजना कल यानी 20 फरवरी को लॉन्च होगी। इस योजना में 1000 से ज्यादा प्लॉट हैं जो 60 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर के होंगे। केरल की एक बुजुर्ग महिला ने सफाई की मिसाल पेश की है। 63 साल की सांता रोज एक शहर से दूसरे शहर सफर करती हैं। सड़कों के किनारे फैले कूड़े को साफ करती हैं। ऐसा करके वो लोगों को सफाई का महत्व समझाती हैं, उन्हें जागरूक करती हैं और लोगों से अपील करती हैं कि सड़कों पर कूड़ा न फेंकें, डस्टबिन का इस्तेमाल करें। और अब देखते हैं जो है सो है। अगर मुसलमान वोट हैदराबाद की पार्टी ले लेगी और हिंदू वोट बीजेपी, तो क्या मैं कच्चे केले खाऊंगी? अमित शाह जी, ये बंगाल है, यहां आम नहीं मिलेंगे, बस केले मिलेंगे। हम गरीब के घर जाकर सोने की थाली में केले का पत्ता बिछाकर नहीं खाते। ये सारी बातें अलग अलग मौकों पर ममता बनर्जी ने कही। भारतीय सियासत में केले को जो उन्होंने जगह दिलाई है, उसके लिए केले को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। अब तक बस आम की ही पूछ होती थी सियासत में, आम आदमी के नाम पर या कभी इसी नाम की पार्टी के नाम पर। केले की सियासी एंट्री के बाद आम भी राहत में है। मोनोपोली तो नहीं रह गई, पर अब वो अकेला नहीं है, केला भी साथ में है। हालांकि अब अमरूद इमली जैसों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गई हैं। देखना है इनका सियासी उद्धार कब कौन करता है। बाकी तो जो है सो है।